गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में हरिहर काका के बारे में एक कहानी बताई गई है। इस कहानी के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका के बारे में क्या बताया या उनके जीवन काल में क्या क्या घटनाएं घटी, उन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ के जरिए लेखक हमें यह भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वह हमारा अच्छा ही चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थी स्वभाव के होते हैं और हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। हमने इसके पिछले भाग में देखा कि जो लेखक हैं वो और हरिहर काका दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और हरिहर काका है वो अपनी अच्छी बुरी सारी बातें लेखक से शेयर करते थे, उन्हें सारी बातें बताते थे। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें हरिहर काका लेखक से कोई बात नहीं बता पा रहे हैं। उन्हें उनकी जो यातनाएं हैं, उनके जो कष्ट हैं वो मौन रहकर ही उन्हें सहन कर रहे हैं। लेकिन जो लेखक है वो हरिहर काका की आंखों से ही पता लगा लिया कि हरिहर काका कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं। अब लेखक हरिहर काका की इस स्थिति को बताने से पहले ये बताना चाह रहे हैं कि उनके गांव में एक ठाकुर बाड़ी है। उस ठाकुर बाड़ी के बारे में जानना ही इस कहानी का पूर्ण सारांश है। अगर हम ठाकुर बाड़ी के बारे में नहीं जानेंगे तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। फिर हमने देखा कि एक संत ने ठाकुर बाड़ी का निर्माण किया, वहाँ पूजा अर्चना की ठाकुर जी की और लोग वहाँ पर मन्नत मांगते थे। सफलता, उस मन्नत में जब सफलता मिल जाती थी तो ठाकुर जी से खुश होकर वहाँ पर रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाते थे। ये सारी चीज़ें जब ठाकुर जी को चढ़ाई जाने लगी तो ठाकुर जी का विकास है वो अत्यधिक जोरों से होने लगा, हजारों गुना अधिक विकास हुआ। और अब आज इस जो गांव का जो इलाका है उसमें सबसे बड़ी विशाल ठाकुर बाड़ी इसी गांव की है, या कहें इससे दूसरी कोई ठाकुर बाड़ी इसके बराबर में नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। जो ठाकुर बाड़ी है वहाँ पर लोग जो मन्नत मांगते थे वो खुश होकर ठाकुर बाड़ी के नाम जमीन का टुकड़ा भी दे जाते थे। इसलिए ठाकुर बाड़ी के नाम पर कितने बीघे खेत हैं? 20 बीघे खेत हैं। और वहाँ के जो धार्मिक लोग थे उनकी एक संस्था भी बनाई गई थी जो ठाकुर बाड़ी का संचालन करती थी, उन पर नियंत्रण रखती थी और ये जो संस्था थी वो हर 3 साल में नियुक्त की जाती थी। इसमें एक महंत और एक पुजारी नियुक्त किया जाता था। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना था। ठाकुर बाड़ी के जो लोग थे, जो संस्थाएं थी, वो ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना उनका काम था। और जो लोग धर्म से विमुख हो रहे थे, मतलब धर्म का रास्ता नहीं अपनाते थे, उन्हें धर्म के प्रति आसक्त करना था। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। मतलब और गांव में जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है गांव, तो ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाते हैं। ठाकुर बाड़ी में जो भजन कीर्तन है वो लगातार चलते रहते हैं और जब भी गांव में कोई मुसीबत होती है, बाढ़ या सूखे की चपेट में वो आ जाता है, तो ठाकुर बाड़ी का जो खाली जगह थी, जो मैदान था, उसमें तंबू लग जाते थे। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते। अब वहाँ के जो लोग थे जो ठाकुर जी में बड़ा विश्वास रखते थे और वहाँ के जो साधु संत थे वो निर्विघ्न होकर हरि कीर्तन करते थे, बिना किसी रुकावट के। अखंड मतलब बिना किसी रुकावट के हरि कीर्तन मतलब ठाकुर जी के भजन गाया करते थे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती थी। अब इसके अलावा जो गांव के 30 त्यौहार थे, पर्व थे, उत्सव थे, वो सब की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता था। दीपावली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता था। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती थी। अब ये जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि होली, दीपावली या फिर कोई भी अन्य उत्सव हो, सबसे पहला जो नाम है वो ठाकुर जी के ही किया जाता था।
ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते थे। जो ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु संत थे वो व्रत कथाओं के दिन घर घर जाकर उनकी जो कथाएं होती थी उनका वाचन किया करते थे। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती थी तब ठाकुर जी के नाम अगोंग निकालकर ही लोग अनाज घर ले जाते। दवनी का अर्थ होता है धान या गेहूँ निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे दवनी कहते हैं। और अगौम का अर्थ है कुछ अंश निकालना। ठाकुर जी के नाम कुछ अंश पहले से ही निकाल के रखना। मतलब ये जो कह रहे हैं कि जब लोग अनाजों का ढेर लगा देते थे उसमें पहले ठाकुर जी के नाम एक हिस्सा निकाल देते थे, उसके बाद ही वो अनाज घर लेकर जाते थे। हम देखते हैं कि जब हमको कुछ भोग लगाना होता है तो पहले हम भगवान के नाम का एक हिस्सा अलग रख देते हैं। उसी प्रकार जब लोग अनाज की ढेरी तैयार करते थे तो पहले देवताओं के लिए एक हिस्सा निकाल कर रखा जाता था, उसके बाद ही वो उसे घर ले जाते थे। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। घनिष्ठ का मतलब बहुत निकट संबंध है वहाँ के लोगों का, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। जो कृषि कार्य वहाँ के लोग जो कृषि कार्य करते थे उसके बाद का जो जितना भी समय बचता था वह लोग ठाकुरबाड़ी में ही बिताते थे। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी के दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते थे। प्रवचन मतलब उपदेश। जो साधु संत थे वो उपदेश सुनाते थे और वो लोग उपदेश सुनकर और ठाकुर जी के दर्शन करना ही अपना जीवन सार्थक मानने लगते थे। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। जो लोग ठाकुरबाड़ी में जाते थे वो ये सोचते थे कि हम जैसे ही ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते हैं हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे और हम पवित्र हो जाएंगे। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। अब परिस्थितिवश मतलब किसी परिस्थिति के कारण हरिहर काका जो है वो ठाकुरबाड़ी में जाना उन्होंने बंद कर दिया। पहले वो भी ठाकुरबाड़ी में जाया करते थे। पहले वे अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं भी कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए ठाकुरबाड़ी चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते। लेखक अपने मन की बात बता रहे हैं कि मैं भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ के जो साधु संत हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। वहाँ के जो साधु संत हैं वो काम धाम नहीं करते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर 2 जून हलवा पूड़ी खाते हैं। मतलब ठाकुर जी के नाम पर जो भोग लगता था वही भोग वे दोनों समय हलवा पूड़ी के रूप में खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। अगर उन्हें कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। उन्हें कुछ भी आता है तो क्या बात बनाना ही आता है। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका जो है वो 4 भाई हैं और सबकी हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए। सयाने मतलब बहुत समझदार हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई है। इनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। क्लर्की मतलब लिपिक कर्मचारी, जो क्लर्क जो होते हैं, बाबू जो होते हैं ना, वो कर्मचारी वो शहर के किसी दफ्तर में है। लेकिन हरिहर काका की अपनी दह से कोई औलाद नहीं है। अपनी दह से मतलब उनकी कोई सगी औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। हरिहर काका जो है वो दूसरे नंबर पे है। उनसे पहले एक बड़ा भाई और 2 छोटे भाई हैं। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। हरिहर काका ने अपना बच्चा प्राप्त करने के लिए 2 शादियां की, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां बिना बच्चा जने ही स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। अब लोगों ने तो तीसरी शादी की भी सलाह दी, लेकिन हरिहर काका ने मना कर दिया। वह इत्मीनान से
और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इत्मीनान मतलब तसल्ली से ही वह अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरियर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। हरियर काका के जो 4 भाई हैं उनके सबके पास 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे, मतलब 60 यानी 15-15 बीघा एक भाई के हिस्से में आएगा। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर थे। इनका जो कार्य था वो क्या था? कृषि कार्य। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग जो है कृषि कार्य पर ही निर्भर थे। तो इनकी जो ज़मीन थी उस पर कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए ये संयुक्त रूप से सभी साथ रहते थे। हरियर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरियर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ़ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरियर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। अब जो हरियर काका हैं उनके भाइयों ने तो अपनी पत्नियों को ये सीख दे रखी थी कि आप हरियर काका की अच्छी सेवा करें, उन्हें कोई तकलीफ़ ना होने दें, लेकिन कुछ दिनों तक तो उन्होंने उनकी देख रेख की, फिर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। सिर्फ अपने पतियों के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती और उन्हें खिलाती। हरियर काका के आगे तो बची कुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरियर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था।